हेलो स्टूडेंट्स, अचीवर्स पॉइंट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं विष्णु बेनीवाल एक नया वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये सिविक्स के पहले चैप्टर पावर शेयरिंग का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने जारी कर दिया है और उम्मीद है कि आपको वो बहुत अच्छा लगा होगा और उसके कंटेंट भी आपको समझ में आया होगा। आज हम ये दूसरा टॉपिक जो है यानी पार्ट 2 लेकर आए हैं, ठीक है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरा स्टडी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे वीडियो देखने को मिले। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो कृपया इसके बेल आइकन दबाएं ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे जब भी कोई नया वीडियो इंस्टॉल किया जाए। तो आइए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो को। देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे श्रीलंका और उसका एथनिक कंपोजिशन। एथनिक कंपोजिशन मतलब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कौन कौन से वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। श्रीलंका और श्रीलंका के अंदर की पॉपुलेशन में कौन कौन से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, कि श्रीलंका की सरकार ने श्रीलंका के अंदर मेजोरिटी का रूल यानी मेजोरिटेरियनिज्म किस तरह से स्थापित करने की कोशिश की। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, यानी मेजोरिटेरियनिज्म जब गवर्नमेंट ने वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया तो उसके क्या प्रभाव श्रीलंका के ऊपर पड़े। और लास्ट में रिजल्ट्स ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है, कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट की प्रेफरेंशियल पॉलिसी थी उसके कारण जो व्यवस्था यानी मेजोरिटेरियनिज्म स्थापित हुई उसके फिर श्रीलंका के ऊपर जो प्रभाव पढ़े थे वो हमने पहले टॉपिक में पढ़ लेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे उसके परिणाम क्या निकले, उससे श्रीलंका को क्या भुगतना पड़ा, वो सब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो चैप्टर हमने पढ़ा था आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसके अंदर कहा था कि मेजोरिटी का रूल जो है वो मेजोरिटी कम्युनिटी का रूल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो समझ जाओगे कि एक मेजोरिटी का रूल मेजोरिटेरियनिज्म किस तरह से बनता है, वो मेजोरिटी कम्युनिटी का रूल किस तरह से बन सकता है, वो भी आप इसके अंदर जो है वो समझ पाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है जो इंडिया के साउथ के अंदर है और हमारी नेबरिंग कंट्री भी है। और ये इंडिया के साउदर्न कोस्ट जो तमिलनाडु की है वहाँ से केवल कुछ ही किलोमीटर दूर है। और यहाँ की जनसंख्या जो है तकरीबन 2 करोड़ है, लगभग हरियाणा के बराबर, ठीक है। और ये मैप यहाँ पर राइट साइड में आप देख रहे हैं, इसके अंदर देखिए अलग अलग कलर के अंदर ये दिखाया गया है, ठीक है। तो जो ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है ये श्रीलंकन तमिल्स हैं जिन्होंने सेपरेट नेशन की डिमांड की थी, ठीक है। और जो ब्राउनिश डार्क ब्राउन कलर है वो है इंडियन तमिल जो बीच बीच में से कहीं नज़र आ रहे हैं। और बिल्कुल लाइट ब्राउन है वो मुस्लिम्स को शो कर रहा है। और ये जो येलोइश कलर है ये सिन्हाला कम्युनिटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कंपोजिशन के बारे में कि यहाँ के डिफरेंट सोशल ग्रुप कौन कौन से थे। कि किसी भी साउथ एशियन कंट्री की तरह श्रीलंका के यहाँ भी डाइवर्स पॉपुलेशन थी, विभिन्न विभिन्न कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग यहाँ पर रहते थे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि 74% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ठीक है, कि 74% लोग जो थे वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे और बुद्धिज्म धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है। यानी कि तकरीबन 74% लोग यानी कि नियर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन स्पीक सिन्हाला लैंग्वेज एंड फॉलो बुद्धिज्म। सेकंड, 18% पीपल स्पीक तमिल लैंग्वेज एंड फॉलो हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है। कि जो बचे हुए लोग थे उनमें से 18% लोग जो है वो तमिल भाषा बोलते थे और वो दोनों ही यानी तमिलियन जो है उनमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, ठीक है। इन दीज और ये जो 18% है इनमें से 13% लोग जो है वो श्रीलंकन तमिल थे जो कि श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर रहते थे, जैसे कि ये ऑरेंज कलर के अंदर नज़र आ रहा है। नॉर्थ के अंदर भी इनका पूरा होल्ड है और ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रखी है, ठीक है। और 5% पीपल जो थे यानी इन 18 में से 5% जो थे वो इंडियन तमिल थे जिनके पूर्वज कभी इंडिया से वहाँ पर चाय बागानों के अंदर काम करने के लिए प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए वहाँ पर गए थे, ठीक है। और लास्ट में बच जाता है 7% पीपल वहाँ पर क्रिश्चियन है जो सिन्हाला और तमिल दोनों ही भाषा बोलते हैं,
ठीक है, कि नियर अबाउट 81% पीपल जो है वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कि अब हम पढ़ेंगे कि मेजोरिटेरियनिज्म श्रीलंका के अंदर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने किस तरह से स्थापित किया, क्या क्या कदम उठाए, वो सब हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिकली चुनी हुई श्रीलंकन सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे देश के अंदर मेजोरिटेरियनिज्म स्थापित हो गया। और वो कदम कौन से थे? नंबर 1, 1956 के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया। उस कानून के अनुसार सिन्हाला भाषा को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, यानी कि सिन्हाला भाषा को उन्होंने नेशनल लैंग्वेज बना दिया। दूसरा, गवर्नमेंट जो थी वो सिन्हाला बोलने वाले लोगों को नौकरियों के अंदर और यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के अंदर ज़्यादा फेवर करती थी। ठीक है, यानी उनको पहल दी जाती थी। प्रेफरेंशियल पॉलिसी जो है इनके लिए गवर्नमेंट ने फॉलो करनी शुरू कर दी। उसके बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो ये कहता था कि गवर्नमेंट जो है वो बुद्धिज्म को फैलाएगी और उसकी रक्षा करेगी। फोस्टर का मतलब होता है पालन पोषण करना। ठीक है, यानी बुद्धिज्म धर्म का देखभाल करेगी और उसकी सुरक्षा करेगी। आगे पढ़ेंगे इम्पैक्ट्स इसके, यानी ये इन 3 कदम जो गवर्नमेंट ने उठाए इनके कारण जो मेजोरिटेरियन रूल जो है श्रीलंका के अंदर स्थापित हुआ तो उसके क्या प्रभाव पड़े थे। तो उससे पहले आप देखिए कि मेजोरिटी कौन सी है वहाँ पर, 74% सिन्हाला कम्युनिटी है। ठीक है, तो जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसने उस समय श्रीलंका के अंदर अपनी मेजोरिटी के रूल को मेजोरिटी ओपिनियन का रूल बनाने की कोशिश की। कैसे? मेजोरिटी ओपिनियन का कैसे? मेजोरिटी वाले कितने लोग थे? मेजोरिटी कम्युनिटी का रूल बना दिया। मेजोरिटी वाले सिन्हाला थे, तो ये देखिए सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और बाकी लैंग्वेज को उन्होंने दरकिनार कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से उन्होंने मेजोरिटी कम्युनिटी का रूल कैसे बनाया कि जो जॉब्स थी या यूनिवर्सिटी एडमिशन थी उसमें केवल सिन्हाला लोगों को ज़्यादा फेवर करती थी सरकार। तीसरा कदम क्या उठाया कि जो संविधान था वो भी ये कहता था कि सरकार जो है बुद्धिज्म का पालन पोषण करेगी और उसका रक्षा करेगी। ठीक है, इस तरह से ये एक ही मेजोरिटी वाली कम्युनिटी को ही बार बार फेवर करते जा रही है। इस तरह से ये मेजोरिटी कम्युनिटी का रूल हो गया एक तरह से, बाकियों को तो नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है, अब देखिए इम्पैक्ट्स ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, इसके क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहले बात तो जो है जो गवर्नमेंट ने ये कदम उठाए थे उनके कारण श्रीलंकन तमिल के अंदर फीलिंग ऑफ अलाइनेशन बढ़ती चली गई। अलाइनेशन क्या होता है? अलाइनेट होना, अलग होना, यानी उन श्रीलंकन तमिल के अंदर जो है बाकी श्रीलंका से अपने आप को अलग होने की इच्छा जो है वो बढ़ती चली गई। ठीक है, दूसरा उन्होंने ये महसूस किया कि गवर्नमेंट या दूसरी जितनी भी मेजर पार्टीज हैं वो उनके लैंग्वेज और उनके कल्चर का कोई उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देने वाली, क्योंकि जो दूसरी पार्टियां हैं उनमें भी ज़्यादातर जो है सिन्हाला लीडर्स हैं। और थर्ड है उन्होंने ये महसूस किया कि गवर्नमेंट और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने उनके लिए जो इक्वालिटी है उसको नज़रअंदाज कर दिया है कि उनको जो है इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही। अब हम पढ़ेंगे रिजल्ट्स ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म कि ये जो मेजोरिटेरियन रूल एस्टेब्लिश हुआ उसके कारण क्या परिणाम निकले। सबसे पहले तो तमिल लोग जो थे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और जॉब्स और यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए उन्होंने अपना स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। दूसरा, लेकिन उनकी जो ऑटोनॉमी की डिमांड थी, यानी कि जो इंडिपेंडेंस की डिमांड थी और इक्वालिटी की ये डिमांड थी, उनको बार बार नकारा गया गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने उनकी ये डिमांड इन प्रदर्शनों के कारण और इन पार्टीज के जो पार्टी इन्होंने बनाई थी उन्होंने जो आवाज़ उठाई उनकी आवाज़ बार बार उन्होंने दरकिनार कर दी। तीसरा है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, बाद में धीरे धीरे एक इंडिपेंडेंट और सेपरेट तमिल इल्म, एक नया तमिल स्टेट की मांग करनी शुरू कर दी। ठीक है, कि उन्होंने एक नया तमिल स्टेट जो कि आज़ाद हो और अलग हो श्रीलंका से, उसकी डिमांड करनी शुरू कर दी। और जल्दी ही फिर ये धीरे धीरे ये कन्फ्लिक्ट जो है वो सिविल वार के अंदर स्टार्ट हो गया। ठीक है, तमिल लोगों ने हथियार उठा लिए और सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो श्रीलंका देश की जो सामाजिक
सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन था देश के अंदर, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा। ठीक है, कि युद्ध कभी भी किसी देश के लिए बेनिफिट लेकर नहीं आता है। ठीक है, उसी तरह ये जो सिविल वार, वहाँ की पॉपुलेशन के अंदर सिविल वार क्या होता है, जब एक ही देश के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ने लग जाए, सिविलियंस लड़ने लग जाए आपस में, तो वो सिविल वार होता है। ठीक है, सिविलियन यानी आम नागरिक। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे हमने जो है इसके रिजल्ट्स पढ़े हैं। तो आज का जो वीडियो है वो यहाँ तक ही है। आगे नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में ज़रूर हाजिर होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और जिसको भी जो कुछ समझ नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जो है वो पूछे ज़रूर, जिससे उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करें। तो आपका इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।